हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपका इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में स्वागत करता हूं और हम लोग जीवी गुप्ता यानी कि कैटसन पब्लिकेशन का चौथा लेक्चर ये देख रहे हैं, जिसमें मैं 50 के आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं और आपके लिए यहाँ के आगे वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को। तो 50 से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैं 50 बता रहा था बट वीडियो कट हो गया था थर्ड, क्योंकि वो उसकी जो टाइम लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, द वी आई रिलेशनशिप फॉर द सर्किट कंटेनिंग आर सी एंड अ बैटरी ऑफ ई ऑल द सीरीज। तो आर सी सर्किट है, एक आप देख सकते थे, ये एक आर है, ये सी है, इसमें ई करंट है और ई जो है बैटरी है और आई करंट है, ठीक है। तो ई कस टू कितना आएगा, ई कस टू आप लिखेंगे आई इंटू आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। ये बेसिक सी इक्वेशन हो गई। तो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा, तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन बता देंगे कि 50 में ये क्वेश्चन आपकी बन रही है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन क्या बन रही है, आई इंटू आर बन रही है और 1/c आई डी टी बन रही है इक्वल टू ई, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है। तो अब इसमें दिया ऑप्शन में 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो 1 तो कन्फर्म है। अब आगे देखिए आपको चेक करना है कि भाई और कौन सा होगा इसमें, दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा क्या। तो यहाँ पे जैसे 0 किया गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ई बराबर तो यही है अपना आई आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ध्यान से समझिएगा आप। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, यानी कि ई तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो इसका जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने पर इसकी वैल्यू होगी 0 और आर आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा डी आई बाई डी टी और ये 1/c है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे डी आई बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी लगाओगे आप, तो डी टी से डी टी कैंसिल और डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आई करंट यहाँ पे बचेगा। क्लियर है। आर अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे अगर 0 इक्वस टू, ठीक है, 1 जैसे अगर कॉमन लेते हो, ये तो आ गया आपका डी आई बाई डी टी और प्लस 1/RC इंटू आई। तो आप देखें आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड भी और मिल रहा है, दैट मीन्स 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए ये सारे ईएससी के क्वेश्चन हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स के क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें ईटीई लिखा है वो समझ जाइए आप, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें ईई लिखा है वो आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्स जो हैं ये आपके गेट के लिए भी, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईईएस के लिए भी, जेईई के लिए तो रामबाण है क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आजकल एग्जाम में किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉपी बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए मेरी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे इसमें दिया गया है अ पल्स ऑफ 10 वोल्ट इन अ मैग्नीट्यूड एंड 2 सेकंड इन अ ड्यूरेशन इज अप्लाई टू द टर्मिनेशन ऑफ द लॉसलेस इंडक्टर 1 हेनरी द करंट थ्रू द इंडक्टर। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बट हमें देखिए किसी भी क्वेश्चन को समझने की देरी रहती है और क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है अ पल्स ऑफ 10 वोल्ट इन अ मैग्नीट्यूड एंड 2 सेकंड इन अ ड्यूरेशन अप्लाई टू द टर्मिनल ऑफ लॉसलेस इंडक्टर, यानी कि एक इंडक्टर बना हुआ है जिसमें कोई लेस नहीं है, जिसकी वैल्यू 1 हेनरी है और इसमें जो करंट हम लोग यानी कि जो वोल्टेज देते हैं ये 10 वोल्ट देते हैं और कितने 2 सेकंड के लिए देते हैं। करंट बताना है इसमें क्या होगा। तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी करके होता है, ठीक है। V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये आपका 10 है, L आपका 1 दिया, डी आई आपको निकालना है, डी टी आपका कितना है 2 सेकंड, तो आपका डी आई कितना आ गया, ये आ गया आपका 20, ठीक है ना। ये कितना आया आपका, ये आ गया आपका 20। इतना आपको क्लियर होना चाहिए 20 अपने किस प्रकार से निकल के आया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। डी आई की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें लिखा है बी अ पल्स ऑफ द 20 एम्पियर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, 20 एम्पियर आ रहा है प्लस 20, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बी अ पल्स ऑफ -20, -20 तो नहीं आ रहा है। इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 2 सेकेंड एंड पॉजिटिवली डायरेक्शन एंड फ्रॉम थ्योरम इट रिमेन कॉन्स्टेंट एट 20 एम्पियर। तो देखिए ये पूरी लंबी चौड़ी थ्योरी देती, इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम 0 to -20, तो -20 तो नहीं होगा, यानी कि +20 होगा, ठीक है। तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि आपको एक पल्स दे रहे हैं ना +10 वोल्ट की, तो अपन जो भी प्लस में पल्स दे रहे हैं, यानी कि आपका इस प्रकार से ये 10 वोल्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड में यानी कि 2 सेकंड आपको टाइम दे दिया गया है और आपसे पूछा इसमें करंट क्या आएगा, तो करंट की क्या आएगी इक्वेशन अगर हम बनाएं, देखिए बी बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, बी बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, और
आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है 1/L इंटीग्रेशन बी डी टी। तो जो बी है ये आपका एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। जो वोल्टेज है आपका इस तरीके से 10 वोल्ट 2 सेकंड में एक मैग्नीट्यूड दे रहे, तो ये रेक्टेंगुलर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा परसी, नहीं पढ़ा है तो मेरे पुरानी वीडियो पे जाओ, उसमें सारा आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अगर स्टेप सिग्नल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रैंप सिग्नल मिलेगा, यानी कि इसका रैंप सिग्नल किस प्रकार से होगा, ऐसा, ये रैंप। और इसके बाद कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि जीरो से लेके कितना जाएगा, जीरो से लेके जाएगा तो करंट कितना होगा 20, तो ये जीरो से लेके जाएगा 20 एम्पियर, और फिर करंट इसके बाद कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। तो 2 सेकंड तक ये क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 2 सेकंड एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड फ्रॉम दिस थ्योरम इट रिमेन कांस्टेंट 20 एम्पियर। क्लियर है सही बच्चों को? तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं, कंसेप्ट पता है, नेटवर्क के एक एक कंसेप्ट पता है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। और जिसको नहीं पता है वो मेरा एक बैच चल रहा है 11 से 12, आप उसी ज्वाइन करें, पेड बैच है, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहे हैं, कि कंसेप्ट को समझा रहे हैं। यहाँ तो आपको पूरी बुक को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे देखिएगा, बैच को ज्वाइन करिएगा, 1-2 दिन पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बैच को ज्वाइन करेंगे, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट होइए 9532726681। क्या बोला, 9532726681, ठीक है। इस पर मैं आपको ग्रुप पे फिर ऐड कर लूँगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, और जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं ये इनके लिए रामबाण है। तो ये 52 क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये कंसेप्ट फिर से लगने वाला है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। मैंने क्या समझाया, ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगुलर वेव वोल्टेज एक दिया गया है ट्राइंगुलर के फॉर्म में। तो आप देखिए ट्राइंगुलर के फॉर्म में जो दिया है, इस प्रकार से मैं फिर से बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ 1, और आपका ये 3 पॉइंट हो गया, बिकॉज बीच में इसमें 2 आ गया, और फिर ये 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर 6 हो जाएगा, और देन फिर 7 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रैंडमली जो है इनफाइनाइट टाइम तक एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, उस तरीके से चला जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखें, ये 10 से जा रहा है -10, इसमें सिंपली बोला गया है ट्राइंगुलर वेव वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 0.5 प्योर कैपेसिटर, यानी कि सी की वैल्यू दे दी 0.5। देखिए जो दे रहा है वो हम लिख लेंगे, कैपेसिटर एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0 द करस्पॉन्डिंग करंट वेव इज। तो करंट की वैल्यू निकालना है। देखिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I बराबर सी dV/dt। तो आपको ये वोल्टेज दिया गया है dV/dt, यानी कि आप इसका अगर देखिए डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने आपको पढ़ाया है परसी, ये परसी आप याद रखें, परसी पैराबोलिक रैंप स्टेप इम्पल्स। क्या बोला, पैराबोलिक रैंप स्टेप इम्पल्स, ये परसी का मतलब होता है। तो अगर स्टेप सिग्नल है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे रैंप, अगर रैंप सिग्नल है यानी कि रैंप का मतलब होता है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्टेप मिलेगा। यानी कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वोल्ट ये दिया था, ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है यानी कि रैंप फॉर्म में है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो स्टेप सिग्नल मिलेगा। क्लियर है? अब ये स्टेप सिग्नल जो मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, वो तो हमें अभी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी, और इसके अलावा सी डी ऑप्शन और दिए गए। तो पहले हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं और इसको मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो अगर आपको करंट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी लोग आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन निकालें, तब तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। इसमें वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से ये जा रहा है यहाँ तक, यानी कि डाउन हो रहा है। एक फॉर्मूला पड़ा होगा y = mx + c। तो y यहाँ पे क्या है, ठीक है, y यहाँ पे है वोल्टेज, यानी कि bt की इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया bt = m क्या होता है by2 - by1। by2 क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हो ना, तो ये ऊपर वाला 10 वोल्ट by1 होगा, नीचे वाला by2 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे -10 और फिर माइनस और का साइन बीच में आता, by1 कितना होगा 10 अपॉन x2 कितना होगा, आप यहाँ तक आ रहे हो यानी कि 2 तक आ रहे हो, ये 2 है, तो 2 - 1 यानी कि x2 - x1 यानी कि 2 - 1। आप ऐसे कर दोगे, ये हो गया आपका m, ये हो गया x + c। तो bt = आपका यहाँ पे आ गया है -20 अपॉन 2 - 0, बिकॉज ये 2 है, ये 0 है, ठीक है, ये पूरा। तो -20 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया आपका कितना निकल के आएगा, -10, ठीक है ना, -10 x + c, ठीक है। अब हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई c की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मान लीजिए अगर टाइम अपन 0 ले रहे हैं इसमें, अगर यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है जो इसकी हम मान के चल रहे हैं ना यहाँ पर इसके अनुसार,
एम एक्स क्या है, ये टी को शो कर रहा है, ये टी जो है एक्स को शो कर रही है, या जैसे हम लोग इसे बोलते हैं बाय, इसे बोलते हैं एक्स, इसी प्रकार से वी टी है तो ये टी होगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब अगर टी की वैल्यू जीरो हो गई तो इस वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो होगी। देखिए अगर इफ़ टी यानी कि वी जीरो अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी, वी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 हो गई, सॉरी। आप देखिए अगर टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पर, क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टी टाइम जीरो है तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो आप देखिए जीरो रखने पर 10 वोल्ट मिलेगा, यानी कि ये आ गया आप 10, जब आपने टी की जगह कितना रखा, जीरो रखा, प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी कि सी की वैल्यू 10 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हम लोग ये आसानी से बना लेंगे, बी टी इक्वल्स टू -10 टी प्लस 10। तो भैया ये अपनी बी टी की वैल्यू बन गई। अब हमें निकालना था करंट, तो फॉर्मूला अपने पास आई बराबर है सी डी वी बाई डी टी, तो सी आपको पता है 0.5, डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे -10 टी प्लस 10, इतना करेंगे तो 0.5, देखिए -10 टी करेंगे तो -10 तो यहाँ पे आ गया, टी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 10 का करोगे तो यहाँ 0, दैट मीन्स ये आ गया -5 वोल्ट। कितना आ गया, -5 वोल्ट, यानी करंट अपने पास आ रहा है -5 वोल्ट, ये इतना आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये कहाँ से चलेगा आपका, -5 वोल्ट से चलेगा। जैसे ये 10 वोल्ट से चल रहा था तो ये आपको पता है इसमें कैसी वेव फॉर्म बनेगी, क्योंकि ट्राइंगुलर का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पर्सी आपने पढ़ा है, रैंप सिग्नल का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको स्टेप मिलेगा, रैंप का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्टेप मिलेगा। तो स्टेप आपको किस प्रकार से मिलेगा, देखिए ये क्या मिल रहा, -5, +5 मिलता तो ऊपर से आता, -5 मिल रहा तो इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, ये ऊपर +5 हो गया, नीचे क्या -5 हो गया, और समय बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं, आप मैच कर लेंगे, 2 में मिलेगा, फिर ये आपका कितना, 2 के बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा कंप्लीट है, +10 से -10 तक 2 से, फिर +10 से सॉरी -10 से +10, ये 4 पे आया, तो है ना, ये आपका 4 है। इसी प्रकार से ये आपका 6 हो जाएगा, और ये हमारा रैंडमली चलेगा। तो आप देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो -5 ये इस तरीके से, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ होगा, अगर किसी को क्लियर फिर भी नहीं हुआ तो आप फिर से इसको देखिए, क्योंकि 2-3 बार आप समझेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इसमें पैराबोलिक रैंप स्टेप इम्पल्स का कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 53 से क्वेश्चन, और 53 क्वेश्चन आप लोग समझेंगे अच्छे से। ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों देखेंगे आप 53 क्वेश्चन, और 53 में क्या बोल रहा है, 53 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडक्टर इज रॉन्ग, इंडक्टर से रिलेटेड इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला देखिए, इंडक्टर इज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट टू डीसी, यानी कि डीसी यानी कि इंडक्टर में हम लोग क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, डीसी में 0 हो जाएगा, और जीरो कर दिया आपने तो ये 0 हो गया, 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इंडक्टर इज सॉर्ट ऑफ द शॉर्ट सर्किट टू डीसी, यानी कि ये तो सही है, हमें तो रॉन्ग बताना है कि इंडक्टर के लिए कौन सा रॉन्ग है, तो ये तो आपका सही हो रहा है पहला। दूसरा, इंडक्टर इज शॉर्ट ऑफ द ओपन सर्किट 2DC, ये गलत हो गया, यानी कि ओपन सर्किट तो होता नहीं है इंडक्टर। फिर भी चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंडक्टर नेवर डिसिपेट एनर्जी बट स्टोर एनर्जी, बिल्कुल सही है। अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन इंडक्टर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला ये इसमें गलत हो गया, तो ये पूछा था इंडक्टर के लिए कौन सा गलत है, बी ऑप्शन गलत, ठीक है। चलिए आगे देखें 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद कैपेसिटर इज रॉन्ग। अब कैपेसिटर के लिए पूछ रहा है भैया, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इसे देखें आप, कैपेसिटर रेजिस्ट एन एब्रप्ट चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ अ मैनर एनालॉगस टू वे आ स्प्रिंग रेजिस्ट एब्रप्ट चेंज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कैपेसिटर में चेंजेस आते हैं वो वोल्टेज चेंज होने के कारण से होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और वोल्टेज के फॉर्म में करता है, तो चेंज इन वोल्टेज पे निर्भर करता है, ये तो सही है। इसमें पूछा है कैपेसिटर के केस में कौन सा गलत है। दूसरा देखो, कैपेसिटर रेजिस्ट एन एब्रप्ट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो एक करंट को चेंज करके पता चलता है कि नहीं, ठीक है ना, करंट पे निर्भर ही नहीं करता, ये तो वोल्टेज पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं, तो एब्रप्ट चेंज मतलब एकदम से तो नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस द, ये तो सब मनगढ़ंत दे दी, वोल्टेज से बना दिए, ठीक है। यहीं पे आपको पहले दूसरे में समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को देख के, तो आसान क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़े टफ लगते हैं, तो थ्योरी आप खैर एक एक पढ़ें, समझो उसे, ठीक है। जैसे इसमें दिया है अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर इन अ कैपेसिटर, बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। करंट थ्रू द कैपेसिटर इज 0, बिल्कुल सही है। वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, जब ये पूरा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, कैपेसिटर रेजिस्ट एब्रप्ट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे सभी स्टूडेंट, और भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग, 55वां देखो, इनको कंसीडर करना है और बोला एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ बेसिक एलिमेंट, बेसिक पैसिव एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ, जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हम लोग करते हैं, किसके निर्भर करती है या किसके फैक्ट पे डिपेंड करती है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है ना? तो इसमें ये पूछा गया, तो आप देखें इसमें पूछा गया है ये, तो देखिए एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ बेसिक पैसिव एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ, किसके फैक्ट के कारण से, रेजिस्टेंस डिसिपेटेड एनर्जी के कारण से। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट में क्या होता है, डिसिपेशन होता है, रेजिस्टेंस डिसिपेशन एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटेंस स्टोर द एनर्जी, ठीक है, इसके कारण से भी इसमें जो है एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी मिलती है। और इंडक्टेंस डिसिपेटेड एनर्जी, इसमें ये पूछा गया है। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबव इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको इसमें बताना है, ये आपको इसमें निकाल के दिखाना है। तो देखो बहुत आसान है, रेजिस्टेंस हमेशा डिसिपेट करता है, कैपेसिटेंस स्टोर करता है एनर्जी को, इंडक्टेंस स्टोर करता है, डिसिपेट नहीं करता। तो तीसरा एक गलत हो गया, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो क्वेश्चन आप पढ़ें, थोड़ा सा कंसेप्चुअली आराम से पढ़ें, एक एक चीज़ क्लियर होगी। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इस पर मैंने 3-4 लेक्चर बना चुका हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारे वीडियोज़ इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव एंड बाइलेटरल की बात करते हैं, पैसिव एंड बाइलेटरल। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव होता है हमेशा और यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल जो एक दिशा में काम करे, तो एक्टिव यूनिलेटरल, ऑप्शन सी करेक्ट। एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा जीरो रेजिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, इनमें से आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन देता है। तो देखिए दोस्तों आपको बस समझना पड़ेगा, इसको समझने की देरी है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस के फॉर्म में, और ये आपका ये शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसमें आप चाहे इतनी करंट बढ़ाओ, वोल्टेज आपका जो भी ओवरऑल आएगा, ये ओवरऑल वोल्टेज हमेशा एक कैपिटल V वोल्टेज के बिल्कुल बराबर रहेगा, यानी कि इसमें ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स को कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। खैर इसमें BI के फॉर्म में ही हमें दिया सेम, तो हमने देखा कौन सा इसमें सही होगा। जब इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसमें आसानी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें जल्दी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब क्या होगा। अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम बिल्कुल सीरीज में लगा दें तो किसकी तरह काम करेगा, ऑब्वियसली ये पूरा करंट सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, जब भी सीरीज में लगाएंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस, तो ये पूरा कनेक्शन आपका एक प्रकार से करंट सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना, और जब भी हम इनको पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द करंट सोर्स अलोन। क्लियर, वोल्टेज सोर्स नहीं, और जब पैरेलल में लगाते तो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ द नॉन आइडेंटिकल सोर्सेज। दो नॉन आइडेंटिकल सोर्सेज दिए, वोल्टेज सोर्स E1 E2, करंट सोर्स I1 I2, रिगार्डिंग द मोड ऑफ देयर कनेक्शन इन अ सर्किट। तो भाई इसमें क्या कह रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल सोर्सेज दिए गए, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, और इसका एक अरेंजमेंट हमें यहाँ पे निकालना है, बताना है क्या होगा। तो कनेक्ट अगर करते हैं तो क्या होगा, आई कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड जो है वन कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये वोल्टेज सोर्स जो है इनको पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, और टू वाले को हम लोग कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही है ये पॉइंट कि दो वोल्टेज सोर्स हैं, इनको हम लोग जो दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, यानी कि इनवैलिड कर देगा, और दो आपका जो करंट सोर्स है इनको सीरीज में नहीं करते, क्योंकि करंट सोर्स को जो है नॉर्मल हमेशा पैरेलल में किया जाता है, वोल्टेज सोर्स को सीरीज में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, आई कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि जो बन वाला है ना, बन ये जो वोल्टेज सोर्स ये सीरीज में नहीं लगा सकते, ये तो गलत हो गया। सीरीज में तो हम लगाते ही हैं, वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में ऐड हो देते हैं, सीरीज एप्लीकेशन को देते हैं, करंट सोर्स हमेशा पैरेलल को, यानी कि शंट कंडीशन देते हैं। ठीक है, तीसरे में बोथ 1 and 2 कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये ऑप्शन फर्जी हो गए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए E1 E2 जो नॉर्मल वोल्टेज सोर्स है इनको पैरेलल में हम लगा नहीं सकते, अलग अलग सोर्स 5 वोल्ट 2 वोल्ट पैरेलल में लगे हैं बिना रेजिस्टेंस के, तो ये क्या वैलिड होगा, नहीं होगा। दो करंट सोर्स बिल्कुल सीरीज में लगे हैं, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होती है, तो यहाँ तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखो जल्दी सभी बच्चे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी एलिमेंट कनेक्टेड। देखो ये बहुत अच्छा दे दिया है,
इसको कंसीडर करना। जो हमने नेटवर्क की शीट दी है प्रैक्टिस के लिए, जो कई बच्चों ने परचेस किया है मटेरियल, वो जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर तरीके से घर पे वीडियोस भी देख रहे हैं, लेक्चर्स भी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जो इन्होंने परचेस किया है, तो उसमें इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें मैंने सिलेक्टिव 310 क्वेश्चन डाले हैं, आप वही पढ़ लीजिए। आपको नेटवर्क में कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, जो भी आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एई की, चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी पीएसयू की एक प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप आईटीआई से भी हो, तो भी उसको देख लेना थोड़ा, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं पूरा पब्लिकेशन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एलिमेंट कनेक्टेड इन। तो अगर देखिए इनमें से एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन, जो भी एलिमेंट है कनेक्टेड इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट, सीरीज विद आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट, पैरेलल एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। क्या मतलब है? मतलब कोई भी कनेक्टेड एलिमेंट है उसे सीरीज में आइडियल करंट सोर्स के साथ लगाते हैं, ये तो गलत है। क्या रिडंडेंट मतलब ये मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो किसी भी एलिमेंट को करंट सोर्स के सीरीज में हम लगाते हैं क्या? इस रिडंडेंट गलत है क्या, ये पूछ रहा है। तो हाँ ये गलत है, सीरीज में नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो एनी पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स, पैरेलल में लगाते हैं, इज रिडंडेंट, इसमें ये पूछा है। पैरेलल में तो हम लगाते हैं, तो भाई यानी कि आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में हम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोला पैरेलल में लगाते हैं, ये रिडंडेंट है क्या? रिडंडेंट है क्या, यानी कि ऐसा नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा तो करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है ना? सीरीज विद आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट, यानी कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कोई एलिमेंट लगाते हैं, तो ये तो सही बात होना चाहिए, लेकिन लिखा है इज रिडंडेंट, तो ये गलत हो गया। इज रिडंडेंट नहीं करते हैं क्या, तो ये गलत हो गया। पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। ठीक है, तो पैरेलल में हम लोग वोल्टेज सोर्स के कई एलिमेंट लगाते हैं, ऐसा गलत है क्या? तो ऐसा तो सही है, तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 4। समझ में आ रहा है आपको, है ना? इसको आप समझिए क्या कहने का मतलब है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए, यानी कि 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स के आप हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, और करंट सोर्स के हमेशा आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर इसमें लिखा करंट सोर्स कनेक्टेड विद एलिमेंट इज रिडंडेंट, तो ये गलत हो गया। करंट सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस इज रिडंडेंट, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सीरीज में तो ये लगता नहीं है, पैरेलल में ही लगता। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आपको ये बारीक से समझना चाहिए, आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसमें 62 क्वेश्चन बोल रहा है, 62 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए ज़रा। 62 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कर दें शिफ्ट। चलिए, इसमें बोल रहा है 30 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इन आइडियल 40 वोल्ट सोर्स, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द लोड कनेक्टेड अक्रॉस। ठीक है, तो इसमें 30 ओम के 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है 40 वोल्ट के। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको दिया एक 40 वोल्ट, और इस 40 वोल्ट के पैरेलल में 30, 30 और 30, ये 3 लगा दिए गए हैं। What would be the equivalent resistance seen by the load connected across the circuit? लो भैया, ऐसा क्वेश्चन आपने शायद देखा नहीं होगा, देखा हो तो अच्छी बात है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, कह रहे इसके रेजिस्टेंस क्या आएगा। ये कोई देख के हंसेगा इस क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट और करंट सोर्स हमेशा ओपन की तरह काम करते हैं, तो ये शॉर्ट कर देगा, और जैसे ही ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करेगा तो इसमें किसी में करंट नहीं जाएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0 ओम, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अगला 63 देखिए, इन द सर्किट शोन बिलो, इस सर्किट को देखेंगे और वोल्टेज करंट सोर्स इसमें लगे हुए हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपका देखिए ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो बी नोट इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए tan बराबर क्या होगा, tan बराबर 2, इधर पे देखिए tan बराबर 2 इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, बी नोट है ना, बी नोट हो गया तो कितना हो गया, tan बराबर 2i प्लस बी नोट। ठीक है, तो बी नोट इक्वल टू कितना आएगा, tan माइनस 2i, नॉर्मल tan माइनस 2i। अब जो i है ये हमने इस डायरेक्शन में लिया है ना, इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि tan माइनस के फॉर्म में लिखा हमने, है ना, क्लियर है ना सभी को, tan माइनस की फॉर्म में ये i इस डायरेक्शन में, तो ये i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, i की वैल्यू हो जाएगी -5 एम्पीयर, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है।
तो बी नॉट इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 और ये हो गया 20, यानी कि 20 वोल्ट यहाँ पे इसका आंसर आ गया। प्रैक्टिकल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेड, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कैसे लगाते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स, सीरीज में लगता गलत, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, यही सही है, पैरेलल में लगाते करंट सोर्स के, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स में भी अ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, इट इज ऑलवेज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स नाइदर करंट सोर्स नॉर वोल्टेज सोर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन में गुमराह किया गया और कुछ भी नहीं, इसमें बोला है डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, तो मे बी अ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, तो बिल्कुल करंट सोर्स डिपेंडेंट हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी डिपेंड हो सकता है, कोई भी, ठीक है। ऑलवेज अ वोल्टेज सोर्स ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया द सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द, जो ये जो सर्किट दिया गया ना, ये किसको शो कर रहा है, तो आपका देखिए यहाँ से सीरीज है, यहाँ से ये पैरेलल कर दिया गया, ये कनेक्शन इस प्रकार से बना दिया सीरीज पैरेलल का, तो ये किसको शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है, देखिए आप अगर यहाँ पे देखें, ये करंट कंट्रोल और ये करंट सोर्स, ये जो सोर्स बन गया ये आपका करंट सोर्स है, और ये किसको कंट्रोल कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हो गया आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स, बिकॉज यहाँ पे है AI और II, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला 67 देख लो, अ नेटवर्क कंटेन ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और रजिस्टर, एक सिर्फ कोई नेटवर्क है जिसमें एक नॉर्मली यहाँ पे क्या लगाया, करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। द वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर डबल द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेज विल बी, नोड का वोल्टेज क्या आएगा अगर इसमें हम वोल्टेज की वैल्यू डबल कर दें, ये आपको IR दे दिया गया और डबल कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, ये अगर सीरीज ऑपरेशन है तो चेंज होगा, पैरेलल ऑपरेशन है तो चेंज होगा, असर तो पड़ना ही चाहिए, लेकिन रजिस्टर कभी भी सीरीज में लगा हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल में लगाए तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने लिखा बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू आर, ये आएगी बी नॉट की वैल्यू। तो अगर इसमें रजिस्टर की वैल्यू डबल कर दी है, ऑल द रजिस्टर आर डबल, या जितने भी है जो भी वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर आर डबल, तो अगर हम डबल कर देंगे तो 2R लिख दिया मान लीजिए हमने इसमें, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई 2I इंटू आर, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2B, यानी कि वोल्टेज भी डबल हो गया, 3 रजिस्टर कर देंगे 3B हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के इतना हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में बोला है विल बिकम हाफ, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोला है विल बिकम हाफ, विल रिमेन अनचेंज्ड, दूसरा ऑप्शन में बोला गया है, तीसरे में बोला गया है विल बिकम डबल, तो आप देख सकते हो ना डबल हो गया, क्लियर है सभी को, ये डबल हो गया। चलिए 68 देखें, इसके बाद 68 में बोल रहा है नेटवर्क एन कंसिस्ट ऑफ अ रजिस्टर depends and independent voltage current source if the current in one particular resistance is I, it will be double if the value of all, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डबल होंगे, करंट सोर्स डबल होंगे, या दोनों ही डबल होंगे, या कोई भी जो है डबल नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंट वाले हैं वही डबल होंगे। ये क्या होगा, ये इसमें पूछा गया। तो आप इतनी सी बात याद रखिए, देखिए एन कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर है, नेटवर्क एन है और रजिस्टर है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स सब लगे हुए हैं। तो जब सारे लगे हैं, करंट आई हो रहा, और अगर इस करंट को डबल कर देंगे तो हमेशा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डबल होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डबल होंगे। आप इसको याद रखिए, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट हमेशा डबल होंगे, इसको आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन, पूरा वीडियो बनाया है लाइव, बहुत अच्छे केस में, आप उसको चैनल पे देखें। द डुअल ऑफ अ पैरेलल आरसी सर्किट, द डुअल ऑफ अ पैरेलल आरसी सर्किट, ये क्या होगा, आरसी सर्किट का पैरेलल क्या होता है भाई, ठीक है। अगर आपसे बोला आरसी सर्किट, ठीक है, तो आरसी सर्किट जो है, अगर इसकी डुअलिटी पूछ ली है, डुअलिटी का मतलब होता है सर्किट में आइडेंटिकल कंडीशंस को फॉलो करना। तो जो डुअल ऑफ पैरेलल आरसी सर्किट, ये पैरेलल बोला है, तो डुअल और पैरेलल आरसी का होता है सीरीज आरएल सर्किट, और सीरीज आरसी का पैरेलल आरएल सर्किट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सीरीज आरएल सर्किट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, टू नेटवर्क आर सेड टू बी डुअल व्हेन, दो नेटवर्क हैं जो कि डुअल कंडीशन में हैं, व्हेन कब, कौन सी कंडीशन, जब ये फॉलो करे, तो द नोड इक्वेशन आर सेम, नोड समान हो तब, द लूप इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस टू नोड ऑफ इक्वेशन ऑफ अदर, यानी कि जो लूप है वो नोड इक्वेशन के बिल्कुल बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो डुअल काम करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए
एक ये एक सर्किट ये दिया, एक ये ऐसा बना दिया मैंने, एक लूप ये है और एक ये, तो ये 2 नोड हैं, तो इसमें 2 लूप लग रहे हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो जाए तो ये डुअलिटी थ्योरम इसमें काम करने लग जाती है। तो देयर लूप इक्वेशन आर सेम, लूप इक्वेशन सेम होना चाहिए, तो यही ऑप्शन दिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बिकॉज लूप इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क आर एनालॉगस टू नोड इक्वेशन ऑफ अदर नेटवर्क। क्लियर है? तो 70 तक इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे और यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइएगा। कल मैं इसमें जो आगे वीडियो आपको देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी के, जिसमें इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, जो 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से करिएगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।